एडवांस स्पेस स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ। विक्रम एस रॉकेट, ये क्या था? विक्रम एस रॉकेट इंडिया फर्स्ट प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट था। कब लॉन्च हुआ? 18 नवंबर 2022 को फ्रॉम SDS श्रीहरिकोटा से। मिशन का नाम क्या था? प्रारंभ, मीनिंग बिगिनिंग। किसने डेवलप किया? स्काई रूट एरोस्पेस, प्राइवेट इंडियन स्टार्टअप। लॉन्च असिस्टेड बाय इसरो एंड इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर ने। और नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई, father of India's space program, marked the entry of private sector into space launch services in India under ISRO's space reforms. ठीक है। Cryogenics in rocketry. Cryogenics deals with production and behavior of material at very low temperature. Any substance is called cryogenic if it can be liquefied below -150 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 123 के या -238 फ़ारेनहाइट पे अगर वो लिक्विफाई किया जा सकता है तो वो क्या है? क्रायोजेनिक होता है। ओरिजिन क्या है? क्रायोक्स मतलब फ्रॉस्ट, जेनिक्स मतलब टू प्रोड्यूस। टर्म कॉइन्ड बाय कैमलिक ओन्स इन 1894, who liquefied gases like oxygen, nitrogen, hydrogen and helium. मतलब 150 -150 डिग्री सेल्सियस या 123 केल्विन या -238 फ़ारेनहाइट पे जो लिक्विफाइड किया जा सकता है गैस को, वो क्या है? क्रायोजेनिक। इसमें ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आता है। क्रायोजेनिक्स लिक्विड टेबल क्या है? ऑक्सीजन बॉइलिंग पॉइंट -183 फ़ारेनहाइट में -227, नाइट्रोजन का -196 फ़ारेनहाइट में -320, नियोन का -246 बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में -411, हाइड्रोजन का -253 बॉइलिंग -423, हीलियम का -270 और 452 फ़ारेनहाइट में। ओके। एप्लीकेशन क्या है? क्रायोजेनिक इंजन्स यूज लिक्विड हाइड्रोजन एज फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर। फ्यूल के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं क्रायोजेनिक इंजन? हाइड्रोजन का। और ऑक्सीडाइजर के रूप में, मतलब ताकि कंबक्शन हो सके, वो किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन का, लिक्विड ऑक्सीजन। यूज्ड इन upper stage of GSLV Mk2 and Mk3 due to high efficiency, specific impulse, enable launch to heavy payloads in GTO. रामजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन, a type of air breathing jet engine uses forward motion to compress incoming air without any compressor or turbine, called flying stovepipe or एथोडाइड एरोथर्मोडाइनमिक्स डक्ट। रामजेट क्या करता है? डिसेलरेट्स एयर फ्लो टू सबसोनिक स्पीड, मतलब 1 से लेके 5 मैक के बीच में, बिफोर कंबक्शन, इफेक्टिव 3 to 6 मैक। स्क्रैमजेट मेंटेन सुपरसोनिक स्पीड थ्रू आउट, इफेक्टिव बियॉन्ड, मतलब ये स्क्रैमजेट में क्या होता है? 6 के ऊपर ये मतलब स्पीड मेंटेन किया रहता है। वर्किंग कैसा होता है? एयर इंटर्स एट सुपरसोनिक स्पीड, कंप्रेस्ड ड्यू टू हाई स्पीड, मिक्सड विथ फ्यूल एंड इग्नाइटेड, मतलब वो क्या होता है? फ्यूल के साथ मिक्स होके और मतलब एनर्जी मिल जाती है। कैन नॉट फंक्शन फ्रॉम रेस्ट, नीड्स इनिशियल बूस्ट टू गेन स्पीड, मतलब अगर रेस्ट पे है तो वो नहीं काम करेगा, अगर वो स्पीड में है तभी रामजेट या स्क्रैमजेट काम करेगा। मेंटेन सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक। स्क्रैमजेट, सुपरसोनिक कंबक्शन, रामजेट।
A type of air breathing engine where combustion take place in supersonic airflow. इसमें ये जेट इंजन होता है, यूजेस फॉरवर्ड मोशन टू कंप्रेस इनकमिंग एयर विदाउट एनी कंप्रेसर और टर्बाइन। और ये क्या करता है, ये एयर ब्रीथिंग इंजन वेयर कंबक्शन टेक प्लेस इन सुपरसोनिक एयरफ्लो। डिफरेंस क्या होता है रामजेट और स्क्रैमजेट में? रामजेट डिसेलरेट्स एयर फ्लो टू सबसोनिक स्पीड बिफोर कंबक्शन, स्क्रैमजेट मेंटेन सुपरसोनिक स्पीड थ्रू आउट। रामजेट 3 to 6 मतलब मैक में काम करता है, स्क्रैमजेट मतलब बियॉन्ड 6। फ्यूल क्या रहता है? हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजर रिड्यूसिंग द नीड टू कैरी ऑक्सीडाइजर ऑन बोर्ड। इसमें ऑक्सीडाइजर ले जाने का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है क्योंकि एटमॉस्फेयर से ही ये वो ले लेता है ऑक्सीजन। इसरोज स्क्रैमजेट मिशन इसरोज 28 अगस्त 2016 को श्रीहरिकोटा से एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल मैक 6 पे बनाया गया। डेमोन्स्ट्रेटेड इसरोज एयर ब्रीथिंग प्रपल्सन सिस्टम ABPS, एयर ब्रीथिंग प्रपल्सन सिस्टम। शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सपेरिमेंटल मिशन था बस। स्क्रैमजेट अब बात करते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ऑब्जेक्टिव था डेवलप फुल्ली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टू रिड्यूस लॉन्च कॉस्ट, कंबाइंस स्पेस शटल फीचर विथ एयरक्राफ्ट डिजाइन। डिजाइन कैसा? विंग्ड बॉडी कैपेबल ऑफ हाइपरसोनिक फ्लाइट, ऑटोनोमस लैंडिंग एंड पावर्ड क्रूज फ्लाइट। तीनों हाइपरसोनिक फ्लाइट का डिजाइन रहे, ऑटोनोमस लैंडिंग और पावर्ड क्रूज फ्लाइट। माइलस्टोन टेस्ट डेट 23 मई 2016 को श्रीहरिकोटा में। टेस्ट गोल अचीव, ऑटोनोमस नेविगेशन हो गया, गाइडेंस एंड कंट्रोल, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, री एंट्री मैनेजमेंट। फ्यूचर विजन यूज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल TDS फर्स्ट स्टेज ऑफ 2 स्टेज ऑफ ऑर्बिट, 2 स्टेज टू ऑर्बिट रीयूजेबल व्हीकल। साउंडिंग रॉकेट्स also called research rockets, suborbital vehicle designed for scientific experiment, data collection and atmospheric studies। की कैरेक्टरिस्टिक कैरी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कितने एल्टीट्यूड थे? 50 to 1500 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक। कांट रीच ऑर्बिट, फॉलो पैराबोलिक सब ऑर्बिटल पाथ। पैराबोलिक पाथ या सब ऑर्बिटल पाथ क्या होता है भाई? पैराबोलिक या सब ऑर्बिटल पाथ। देखिए, इसरो का साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ था। इसरो बिगेन इट्स स्पेस जर्नी इन 1963 विथ नाइक अपाची साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम थुम्बा केरला से, कंटिन्यूसली यूज्ड फॉर वेदर रेडिएशन आयोनोस्फेरिक स्टडीज। ठीक, सब अच्छा, ये पहला हम लोगों का नाइक अपाची साउंडिंग रॉकेट था। सब ऑर्बिटल पाथ क्या होता है? एक ऐसा ट्रैजेक्टरी पाथ होता है जिसमें ऑब्जेक्ट स्पेस तक पहुंचता है लेकिन पूरे ऑर्बिट में पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता बल्कि फिर से पृथ्वी पर गिर जाता है। जैसे सब ऑर्बिटल पाथ का मतलब है कि रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट स्पेस के एज 100 किलोमीटर के ऊपर 100 या 100 किलोमीटर के ऊपर जाता है लेकिन इतनी स्पीड नहीं होती कि वो पृथ्वी के पूरा ऊपर जा सके, मतलब ऑर्बिट लगा सके। इसलिए वो एक ऊपर नीचे की यात्रा करता है, ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाता है।
यूजुअली लगभग एल्टीट्यूड उसका 100 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा रहता है। करमान लाइन स्पेस की मिनिमम बाउंड्री करमान लाइन तक रहता है। ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है 7.8 किलोमीटर 7.8 किलोमीटर से कम रहती है। 11 पॉइंट फ्लाइट पाथ ऊपर जाके फिर सीधा नीचे गिरता है, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी रहती है। ड्यूरेशन स्पेस में कुछ ही मिनट का स्टे होता है। अच्छा, स्पेस टूरिज्म सब ऑर्बिटल फ्लाइज जैसे ब्लू ओरिजिन गया था, न्यू शेफर्ड, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जीरो ग्रेविटी टेस्टिंग, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग होती है। ठीक है। एलन शेफर्ड का 1961 में पहला अमेरिकन मैन्ड स्पेसक्राफ्ट सब ऑर्बिटल था। इसरो का RLV-TD रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ने सब ऑर्बिटल पाथ पे टेस्ट किया था। अब सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल पाथ में डिफरेंस देख लिया जाए। सब ऑर्बिटल में लो स्पीड रहती है, नॉट इनफ टू स्टे इन ऑर्बिट, जबकि ऑर्बिटल पाथ में हाई रहता है, इनफ टू स्टे इन ऑर्बिट। ऑर्बिट कंप्लीट करता है सब ऑर्बिटल नहीं, जबकि ऑर्बिटल कंप्लीट करता है। हो ठीक है, तो ये था। अब आते हैं हम लोग गगनयान मिशन। इंडियाज फर्स्ट क्रूड स्पेस फ्लाइट विल रिलाई ऑन LVM-3 एंड क्रायोजेनिक टेक। ये अपना जो रहेगा RLV-LEX लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली टेस्टेड इन 2023 विथ ऑटोनोमस लैंडिंग, रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का। विक्रम सीरीज टू बी लॉन्च फर्दर बाय स्काई रूट अंडर इंडियाज प्राइवेट स्पेस इकोनॉमी पुश। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। अब आते हैं हम लोग स्पेस टेलीस्कोप एंड ऑब्जर्वेशन। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च 1990 में नासा द्वारा। एब्रॉड स्पेस शटल डिस्कवरी मिशन STS-31 द्वारा। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने कहाँ लो अर्थ ऑर्बिट में 547 एल्टीट्यूड पे 2024 में ऑपरेशनल फॉर 34 ईयर्स, प्रेडिक्टेड लाइफ स्पेन टू 2030 टू 2040 तक। इतना लंबा चलेगा। किसके मतलब नाम पे रखा गया? एडविन हब्बल, एस्ट्रोनॉमर हु डिस्कवर्ड द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स कॉन्सेप्ट। पर्पज क्या था? स्टडी विजिबल अल्ट्रावायलेट एंड नियर इंफ्रारेड लाइट, कैप्चर डीप फील्ड इमेजेस, गैलेक्सी फॉर्मेशन, ब्लैक होल्स, नेबुला एक्सेट्रा। पार्ट ऑफ नासाज ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम हब्बल स्पेस। अदर टेलीस्कोप इन प्रोग्राम क्रॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी 1991 to 2000, चंद्र एक्स रे ऑब्जर्वेटरी 1999 to present, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप 2003 to 2020, क्रॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी 1991 to 2000, लॉन्च बाय स्पेस शटल एटलांटिस ऑन April 5, 1991। पर्पस क्या था? डिटेक्ट गामा रेज इन द एनर्जी रेंज 20 keV to 30 GeV, help locate black holes, neutron stars and quasars। ब्लैक होल्स वही जब तारा टूटता है तो मामला ब्लैक होल में बदल जाता है। न्यूट्रॉन क्या होता है देख लिया जाए, न्यूट्रॉन स्टार्स, ये सब पूछा जाता है, तो एक बार देख लिया जाए क्या क्या होता है, समझ लिया जाए, फिर आगे बढ़ता जाए। न्यूट्रॉन स्टार जो होता है एक तरह का स्टेलर रेमिनेंट होता है, मतलब तारे का अवशेष होता है जो किसी बहुत मासिव तारे का सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बनता है। जैसे एकदम टूट गया कोई तारा, टूटा उसके बाद बनता है। न्यूट्रॉन स्टार एक बहुत छोटा लेकिन अत्यंत घनत्व वाला स्टार होता है जो तब बनता है जब एक बड़ा तारा अपनी अंतिम अवस्था में सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है और उसका कोर न्यूट्रॉनों से भरा हुआ एक डेंस ऑब्जेक्ट बन जाता है।
अब देखिए उसका क्या मामला होता है, लगभग उसका डायमीटर जो होता है 20 किलोमीटर का होता है, लगभग एक शहर जितना। मास पृथ्वी के लाखों गुना ज़्यादा होता है। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टोन का वजन 1 बिलियन टन तक हो सकता है। बताइए, मतलब चम्मच में कैसे उठाएंगे हम लोग। डेंसिटी बहुत अधिक होती है, सभी आइटम टूट जाते हैं, बस न्यूट्रॉन बचे रहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है। रोटेशन बहुत तेज़ी से घूमता है, कई बार 1 सेकेंड में कई बार घूम जाता है। स्पेशल टाइप होते हैं न्यूट्रॉन स्टार, जैसे पल्सर। जब न्यूट्रॉन स्टार तेज़ी से घूमता है और रेडियो वेव्स या एक्सरे एमिट करता है तो क्या कहलाता है, पल्सर कहलाता है। ओहो। मैग्नेटर, जब न्यूट्रॉन स्टार का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, मैग्नेटर हो जाता है। बताइए क्या क्या हो जा रहा है। कैसे ये फॉर्म करता है, एक मासिव स्टार 8 से 20 गुना जब सूर्य के न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म होने के बाद सुपरनोवा में विस्फोट होता है तो स्टार के आउटर स्पेस हिस्सा उड़ जाता है और अंदर का कोर कोलैप्स करके सिर्फ न्यूट्रॉन का एक डेंस बॉल बन जाता है और ये बनता है आगे चल के न्यूट्रॉन स्टार। वाह वाह वाह। ठीक है। और जैसे क्रैब पल्सर, एक प्रसिद्ध न्यूट्रॉन स्टार जो क्रैब नेबुला के बीच में है। PSR B11+21 पहला पल्सर जो इन 1967 में डिटेक्ट किया गया था। ये था तो पल्सर। अब आते हैं हम लोग क्वेर्सर पे। मतलब ये टूटा हुआ तारा रहता है जिसका बीच का हिस्सा बहुत डेंस रहता है और वो बहुत तेज नाचता है तो पल्सर बन जाता है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाती है तो मैग्नेटर बन जाता है। बताइए क्या क्या हो जा रहा है। तारों की भी अपनी ज़िंदगी, बेचारों की पागल हो जा रहे हैं, सारी पल्सर मैग्नेटर बन के घूम रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, मतलब तारों की भी अपनी ज़िंदगी। अब कॉम्पटन गामा रे जो था वो डीकमीशन हो गया है, डेलिबरेटली डीऑर्बिटेड इन जून 2000 ड्यू टू गायरोस्कोप फेलियर। उसका बेचारे का देखने वेखने का मामला गड़बड़ हो गया था। फिर आता है अपना चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। अरे अच्छा, ये क्वार्सर देखा जाए हम लोग, ये नहीं देखा गया। क्वार्सर का मतलब है एक ऐसा अल्ट्रा ब्राइट ऑब्जेक्ट जो गैलेक्सी के बीच में होता है, जहाँ एक सुपर मासिव ब्लैक होल बहुत तेज़ी से गैस, डस्ट और मैटर को खींच रहा होता है। जब ये मैटर ब्लैक होल के पास घूमता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी और रोशनी निकलती है। इसी प्रक्रिया को हम क्वेर्सर के रूप में देखते हैं। मतलब ऐसे ही घूम रहा है, बहुत तेज़ रोशनी निकल रही है और सारा मैटर वैटर गैस पर सब ब्लैक होल में जा रहा है। तो यही क्या है, क्वेर्सर हो रहा है। क्वेसर, क्वेसी स्टेलर रेडियो सोर्स। मतलब क्वेसर का मतलब क्वेसी स्टूडियो, अरे क्वेसी स्टेलर रेडियो सोर्स। पहले इन्हीं तारों जैसा समझा गया क्योंकि दूर से ये सिर्फ एक चमकता बिंदु लगता था। एनर्जी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी से 1000 गुना ज़्यादा एनर्जी निकल सकती है इससे। बहुत दूर रहते हैं, बिलियन ऑफ ईयर्स लाइट दूर। इनके सेंटर में क्या होता है, सुपर मासिव ब्लैक होल होता है। एक्रीशन डिस्क की तरफ ब्लैक होल के आसपास घूमता हुआ मैटर जो एनर्जी एमिट करता है। मतलब विजिबल एज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इन रेडियो, एक्सरे, यूवी एंड विजिबल लाइट। सबसे ब्राइटेस्ट है ये। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये क्वेर्सर्स हमें बताते हैं कि प्राचीन गैलेक्सीज कैसे बनी। ब्लैक होल ग्रोथ, क्वेर्सर के जरिए हम समझते हैं कि ब्लैक होल कैसे ग्रो करते हैं। कॉस्मिक डिस्टेंस, इनका रेड शिफ्ट मेजर करके हम यूनिवर्स का एक्सपेंशन समझ सकते हैं कि ये कितने लाल हो रहे हैं, कितने वो हो रहे हैं। क्वेर्सर्स इतने ब्राइट होते हैं कि बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से भी टेलीस्कोप से दिखाई देते हैं। बताइए, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और हम लोग क्या करूँ मैं।
समझ ही में नहीं आ रहा है। चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी launched in 23 July 1999 abroad space shuttle Columbia. हाईली एलिप्टिकल अर्थ ऑर्बिट 64 आवर पीरियड था. नेम्ड आफ्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. एक्सरे ऑब्जर्वेटरी. इंडियन अमेरिकन नोबेल विनिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट चंद्रशेखर लिमिट कॉन्सेप्ट इन एस्ट्रोफिजिक्स. 1.44 गुना ज़्यादा हो जाता है स्टार तो मामला गड़बड़ हो जाता है. ऑब्जर्व हाई एनर्जी एक्सरेज फ्रॉम हॉट ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. पर्पज़ क्या था? ऑब्जर्व हाई एनर्जी एक्सरे फ्रॉम हॉट रीजन्स ऑफ द यूनिवर्स, जैसे सुपरनोवा, ब्लैक होल से. ठीक, अभी भी ये ऑपरेटेड है, मतलब अभी भी ये काम कर रहा है. स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप 2003 में डेल्टा 2 रॉकेट केप कॉर्नवेल में अभी रिटायर हो गया. डिटेक्टिंग इंफ्रारेड रेडिएशन हेल्प स्टडी अर्ली गैलेक्सीज, स्टार्स, एक्सो प्लैनेट्स एंड डस्ट क्लाउड. रोल इन नासा's program. Last of 4 great observatories. Provided critical data and cold and dusty regions invisible in visible light. फिर आता है अपना हर्सेल स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी. हर्सेल स्पेस ऑब्जर्वेटरी 2009 में. एरियाना 5 along with प्लैंक स्पेसक्राफ्ट 2009 से 2013 तक लार्जेस्ट इंफ्रारेड टेलीस्कोप एवर लॉन्च्ड. हर्सेल स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो था वो लार्जेस्ट इंफ्रारेड टेलीस्कोप था जो अभी तक लॉन्च हुआ था. मिरर साइज 3.5 मीटर था. लार्जर देन हब्बल. ऑब्जर्व फार इंफ्रारेड एंड सब मिलीमीटर वेवलेंथ, मतलब बहुत 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 तगड़ा वो किया. पर्पज स्टडी कोल्डेस्ट एंड डस्टिएस्ट रीजन ऑफ स्पेस. ऑब्जर्व स्टार फॉर्मेशन, गैलेक्सीज एंड कॉस्मिक डस्ट. मामला बहुत सही था. केपलर स्पेस टेलीस्कोप. अच्छा देखिए, ये जो था हर्सेल सबसे बड़ा इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी था. केपलर स्पेस टेलीस्कोप टू डिस्कवर अर्थ लाइक प्लैनेट, एक्सो प्लैनेट्स अराउंड अदर स्टार्स. हब्बल पहला था लगभग. केपलर ये नासा का 2009 में एब्रॉड डेल्टा 2 रॉकेट से. ऑर्बिट अर्थ ट्रेलिंग हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट था. हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट में अर्थ ट्रेलिंग. नेम्ड आफ्टर जॉन्स केपलर, जर्मन एस्ट्रोनॉमर. अचीवमेंट क्या था? रिटायर्ड इन 2008 ड्यू टू फ्यूल एक्सट्रैक्शन. डिटेक्टेड 2600 एक्सो प्लैनेट. ऑब्जर्व 5,30,000 प्लस स्टार्स. बताइए क्या क्या कर डाला. अच्छा, अब हम लोग देख लिया जाए सुपरनोवा. सुपरनोवा एक ऐसा महाविस्फोट होता है जो तब होता है जब एक बड़ा तारा, मासिव स्टार, अपने अंतिम अवस्था में अंदर से कोलैप्स करता है और फिर तीव्र धमाका करता है. इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और प्रकाश निकलता है. ठीक, ये एक्सप्लोशन इतना तेज होता है कि कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सी के सभी तारों से अधिक चमकता है. अब देखिए, दो तरीके का वो होता है. एक होता है टाइप 1 सुपरनोवा, जब एक वाइट ड्वार्फ स्टार अपने कंपेनियन स्टार से मास खींचता है और एक लिमिट के बाद एक्सप्लोड कर जाता है. मतलब 1.44 गुना जब बड़ा हो जाता है तो वो विस्फोट कर जाता है. दूसरा होता है टाइप 2 सुपरनोवा, जब एक मासिव स्टार 8+ सोलर मास का अपने अंतिम जीवन में कोर कोलैप्स करता है और सुपरनोवा बनता है. क्या बनता है सुपरनोवा के बाद? ब्लू स्टार बनता है और ब्लैक होल. ये स्टार के मास पर डिपेंड करता है. समझें? चलिए, टेस्ट ट्रांजिशनिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन टाइप नासाज एक्सप्लोरर प्रोग्राम सैटेलाइट 2018 में लॉन्च हुआ. फाल्कन 9 रॉकेट के, मतलब फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स के. पर्पज क्या था? यूज ट्रांजिट मैटर टू डिस्कवर एक्सो प्लैनेट्स. अरे एक कॉन्सेप्ट और था, अर्थ ट्रेलिंग हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट. ये क्या होता है? एक बार इसको भी देख लिया जाएगा. अर्थ ट्रेलिंग हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट.
टू डिस्कवर एक्सो प्लानट, कवर्स एन एरिया 400 इन मतलब 400 गुना लार्जर देन केपलर, मतलब केपलर से 400 गुना ज़्यादा वो देखता था। अभी ऑर्बिट हाई अर्थ ऑर्बिट इन लूनर रेजोनेंट ऑर्बिट टू मैक्सिमाइज कवरेज, हाई अर्थ ऑर्बिट इन लूनर रेजोनेंट ऑर्बिट टू मैक्सिमाइज कवरेज, मतलब अभी यहाँ वो घूम रहा है। अच्छा ये अर्थ, ये देख रहे थे हम लोग, कहाँ गया ऑर्बिट, अर्थ ट्रेलिंग हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट, ये क्या है? अर्थ ट्रेलिंग, देखिए अर्थ ट्रेलिंग एक ऐसी ऑर्बिट होती है जिसमें सेटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट सूर्य के चारों तरफ घूमता है लेकिन पृथ्वी के पीछे पीछे चलता है। ऐसे जैसे जैसे पृथ्वी चल रही है वैसे वैसे चलता है, और ये भी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, हाँ, लेकिन पृथ्वी के पीछे पीछे चलता है, यानी कि वो हीलियोसेंट्रिक सन सेंटर्ड, जैसे सन के सेंटर में घूमता है, ठीक, ऑर्बिट में होता है, लेकिन पृथ्वी से थोड़ा स्लो मूव करता है, हाँ, जिससे वो धीरे धीरे पृथ्वी के पीछे छूटने लगता है, और जिसकी वजह से ये पृथ्वी से पीछे छूटने लगता है। यानी कि केपलर स्पेसक्राफ्ट क्या है, हीलियोसेंट्रिक में था, ये पीछे छूटने लगा था, ठीक। देखिए अर्थ ट्रेलिंग हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट का मतलब है कि सैटेलाइट सूर्य के चक्कर तो लगाता है ना कि पृथ्वी की, लेकिन पृथ्वी के पीछे चलते हुए उसे थोड़ा थोड़ा पीछे चलता होता है। ऐसे ऑर्बिट में सैटेलाइट अर्थ के कंपैरिजन में धीरे मूव करता है, ठीक, जिसकी वजह से वो पीछे छूट जाता है। पर्पज क्या होता है? ऐसी ऑर्बिट का यूज़ स्पेस टेलीस्कोप और साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी के लिए होता है, जिससे उन्हें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन का डिस्टरबेंस ना हो। अर्थ से दूरी होने के कारण डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन आसान होता है, जैसे अपना स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप हो गया, और ये अपना केपलर हो गया। टेस्ट भी वही है। अच्छा लूनर रेजोनेंट ऑर्बिट, लूनर हीलियोसेंट्रिक सूर्य का चक्कर, ये लूनर रेजोनेंट ऑर्बिट क्या होता है? एस्ट्रोसैट, अभी देख लिया जाएगा। अब देखिए लूनर रेजोनेंट ऑर्बिट वो होता है, एक ऐसी ऑर्बिट होती है जिसमें कोई स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट मून के साथ ग्रेविटेशनल रेजोनेंस होता है, यानी मून के ऑर्बिट के साथ एक रेगुलर मैथमेटिकल रेशियो में घूमता है। हाँ, टेस्ट जो है मून के साथ घूमता है। जैसे मान लीजिए लूनर रेजोनेंट ऑर्बिट का मतलब होता है कि इसके स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट की ऑर्बिट ऐसी तरह सेट होती है कि वो मून के चक्कर लगाने की गति के साथ एक फिक्स रेशियो में रहता है। ओहो, जैसे जब मून एक बार अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है तो स्पेसक्राफ्ट 2 या 3 बार घूम चुका होता है। इस ऑर्बिट में इसके स्पेसक्राफ्ट और मून का ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बराबर समय पर होता है। फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से होता है, और कंट्रोल्ड फ्लाई बाइज मून के पास बार बार प्रेडिक्टेबल तरीके से गुजरना पॉसिबल होता है। ऑर्बिट स्टेबिलिटी होती है, ना ज़्यादा नज़दीक आता है ना ज़्यादा दूर जाता है। ठीक, तो ये मामला है। अब आता है अपना एस्ट्रोसैट, इंडियाज स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय इसरो 28 सितंबर 2015 को लॉन्च हुआ। व्हीकल था PSLV XL लो अर्थ ऑर्बिट में 650 किलोमीटर पे। एस्ट्रोसैट इंडिया का स्पेस ऑब्जर्वेटरी, एस्ट्रोसैट इंडिया का अपना ऑब्जर्वेटरी।
India's first multi-wavelength space observatory observe UV optical soft and hard X-ray region. Unique feature: simultaneous observation of various bands using one satellite. Collaborating institute: Tata Institute of Fundamental Research, Indian Institute of Astrophysics, ISRO's UR Rao Satellite Center. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फ्रॉम कनाडा एंड यूके। क्या था इसका मामला? ब्लैक स्टडी ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, क्वेसर्स, गैलेक्सी क्लस्टर्स एक्सेट्रा। इनेबल्ड कोऑर्डिनेटेड ऑब्जर्वेशंस विथ ग्राउंड एंड अदर स्पेस ऑब्जर्वेशन। ये तो बात थी। बताइए मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। टेलीस्कोप और चीज़ें देख लिया जाए हम लोग। टेलीस्कोप हब्बल, ईयर 1990 में हब्बल और नासा ने डीप स्पेस इमेजिंग के लिए यूवी विजिबल इंफ्रारेड को देखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। CRGO 1991 में नासा ने गामा रे डिटेक्शन को वो करने के लिए 20 केवी टू 30 GeV तक। चंद्र एक्स रे वाला मामला नासा ने किया 1995 में। चंद्रशेखर लिमिट मतलब जो चंद्रशेखर जी थे उनको वो करने के लिए हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स पर्पस था। एक्सरे वेवलेंथ एक्सरे थी। स्पिट्जर नासा ने 2003 में कोल्ड कैलेस्टियल बॉडीज़ को ढूंढने के लिए क्या वो वेवलेंथ क्या इंफ्रारेड था। हर्सल ये सबसे बड़ा इंफ्रारेड सेटेलाइट थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी था, मतलब स्पेस के बारे में जानने के लिए, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया। स्टार एंड गैलेक्सी फॉर्मेशन को जानने के लिए फॉर इंफ्रारेड। केपलर 2009 में नासा द्वारा एक्सो प्लैनेट डिस्कवरी के लिए फाल्कन से भेजा गया था शायद ये। टेस्ट 2008 नासा ट्रांजिट मेथड एक्सोप्लैनेट सर्च ऑप्टिकल और इंफ्रारेड ढूंढने के लिए। एस्ट्रोसैट 2015 में। इसरो ने मल्टी वेवलेंथ स्टडी यूवी टू एक्सरे, ये अपने इसरो ने किया था। अब आते हैं हम लोग एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस मिशन पे। एडवांस एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस मिशन कहाँ तक है? यहाँ तक है। एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, India's first dedicated scientific satellite for X-ray polarization studies, launched by PSLV C-58 on 1 January 2024. एक्सपोसैट एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट मतलब वो करने के लिए, पोलराइजेशन देखने के लिए। अच्छा, एक्सोप्लैनेट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी दूसरे स्टार के चक्कर लगा रहा होता है, उसे एक्सोप्लैनेट कहते हैं। जैसे हम लोग पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही कोई और प्लैनेट किसी और मतलब का चक्कर लगा रहा हो तो उसी को एक्सोप्लैनेट कहते हैं। इसरो ने इसे एक्सपोसैट वो किया है। पर्पज स्टडी एक्सरे एमिशन पोलराइजेशन फ्रॉम कैलेस्टियल सोर्स, जैसे पल्सर, ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन्स से का मतलब कोई एक्सरे एमिशन हो रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको जानने के लिए। पेलोड पोलिक्स था, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, रेंज 8 to 30 keV, measures angle and degree of polarization, developed by Raman Research Institute में। हो
मेजर्ड एंगल एंड डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, मतलब एक ही तरीके तरफ से अगर वो वाइब्रेशन कर रहे हैं तो उसी को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट या किसी वेव के वाइब्रेशन को एक फिक्स डायरेक्शन में लिमिट किया जाता है। ठीक, तो वो क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। प्रोवाइड स्पेक्ट्रल एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन डेवलप्ड बाय UR राव स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप। ठीक, URSC। India became second country after USA to launch dedicated X-ray polarimeter satellite। अच्छा देखिए, KEV क्या होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एक एनर्जी मैनेजमेंट यूनिट है जो एटॉमिक, न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स में यूज होता है। आइटम्स के अंदर होने वाली जो घटनाएं होती हैं उसको जानने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन को किसी लेवल से दूसरे लेवल पर जंप करना, एक्सरे एमिशन, रेडिएक्टिविटी डीके या पार्टिकल एसिलरेशन में एनर्जी। अब आते हैं हम लोग जेम्स वेब स्पेस। अच्छा, इंडिया क्या सेकंड कंट्री बना, हाँ, लॉन्च करने में एक एक्सरे पोलरीमेट्री, उसका नाम क्या था, एक्सपोसैट। ठीक, हम लोग PSLV C58 से भेजे लो अर्थ ऑर्बिट में 1 जनवरी 2024 में। अब एक्सरे पोलरीमीटर एक एडवांस टेक्निक होती है जो एक्सरे के पोलराइजेशन को मेजर करती है, ताकि हमें पता चले कि एक्सरे कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही हैं और उनका सोर्स कैसा है। जैसे ये टेक्निक क्या करती है, हम लोग को स्पेस के हाई एनर्जी सोर्सेज जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा, रेमनेंट्स और पल्सर के बारे में बहुत गहरा इंसाइट देती है। एक्सरे पोलराइजेशन, जब एक्सरे किसी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रांग ग्रेविटी से गुजरती है तो उसकी डायरेक्शन और वाइब्रेशन चेंज हो सकती है। ये चेंज पोलराइजेशन के रूप में दिखता है, मतलब वाइब्रेशन मेजर कैसे होता है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन एंगल और एनर्जी के हिसाब से वेरिएशन। टूल क्या होते हैं अपने, एक्सरे पोलरीमीटर्स लगाए जाते हैं टेलीस्कोप में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप पे। सक्सेसर ऑफ हब्बल टेलीस्कोप जो 1990 में अपना आया था, इन डीप स्पेस इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, नासा, ESA और CSA ने बनाया, कनाडा वाला। लॉन्च इन 25 दिसंबर 2021 कोरवा, फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना कहाँ है, कोरवा, फ्रेंच गुयाना। रॉकेट क्या था, एरियाने था। फ्रेंच गुयाना देख लिया जाए कहाँ है भाई, फ्रेंच गुयाना। की फीचर क्या था, फोकस्ड इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ऑब्जर्व अर्ली गैलेक्सी, स्टार्स एंड एक्सोप्लैनेट्स। इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, इंफ्रारेड का वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, ये ध्यान रहे। ऑब्जर्व अर्ली गैलेक्सी, स्टार्स एंड एक्सप्लोर, मिरर 6.5 मीटर्स, ये उससे भी हेलेना ऐसे ही कुछ नाम था, उससे भी बड़ा था। गोल्ड कोटेड बेरिलियम, प्लेस्ड इन लैंग्रेज पॉइंट L2 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। L2 यहीं अपना मंगलयान भी है, अर्थ के एक पॉइंट पे L2 होता है। फर्स्ट इमेज, वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड रिलीज ऑन 11 जुलाई 2022, नेम जेम्स E वेब, नासा एडमिनिस्ट्रेटर 1961 to 68 में थे। ठीक है, तो यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी आगे जो है चलेंगे। ठीक है, ये इतना हम लोग पढ़ लिया गया, सब हो गया। ये बस ये रहे कि ये याद रहे, बहुत कंफ्यूजन होता है कि याद नहीं रहता, तो इस वजह से हम लोगों को धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट पे क्लैरिटी बनानी होगी ताकि याद रहे। अभी PYQs भी होंगे। ठीक, थैंक यू, चलिए बाय बाय।